ठीक यस। है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने आपको बोला था कि जो प्रिंसिपल्स हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेंशन करने हैं, उसमें से 3 या 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ने हैं विद द हेल्प ऑफ केस लॉज़। तो उसमें पहला प्रिंसिपल जो हम अब पढ़ेंगे वो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इंट्रो तो आपको पता ही है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर कोई भी हार्म होने वाला है या कोई जस्ट अ मिनट। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि प्रिकॉशन ले लिया जाए। ये मतलब एक तरीके से प्रिवेंटिव अप्रोच है कि अगर कोई भी हार्म होने वाला है एनवायरनमेंट को, उस एनवायरमेंटल हार्म को अवॉइड करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं जो कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं। ये एक जनरल प्रिंसिपल पे काम करता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डिजीज हो उससे पहले ही आप उसको प्रिवेंट कर दें। मैम जी। मैम आज क्रिमिनोलॉजी की क्लास है, अरे शेड्यूल। ए, हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। ठीक है, आप सही कह रहे हो, क्रिमिनोलॉजी की क्लास है। एक्चुअली क्रिमिनोलॉजी की क्लास, सॉरी, एनवायरमेंटल लॉ की क्लास में ना मैंने गलती से क्रिमिनोलॉजी पढ़ा दिया था। ठीक है, ओके इसलिए आज मैं एनवायरमेंट ले रही हूँ। ओके मैम ओके। ओके, मैम ठीक है आपने जी। नोट्स शेयर किए हैं एनवायरमेंट के? नहीं, अभी मैंने कोई नोट शेयर नहीं किए। मैं नेक्स्ट वीक या मोस्ट प्रोबेबली मैं 4 तारीख के बाद सारे कंप्लीट नोट्स आपको दे दूंगी। ठीक है, ओके मैम। चलो। आ, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कब काम करता है? कोई भी अगर इन्वायरमेंटल हार्म होती है, उसके एंटिसिपेशन में ये एक्ट करता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इट शिफ्ट्स टू द डेवलपर या इंडस्ट्री या डेवलपर पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर पहुंचता है तो हम प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो ये डेवलपर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर या जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये चीज प्रूव करने का। फिर इसमें आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। केस लॉज क्या है? हाँ, एक और चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है वो आया कहाँ से है। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल देन है रियो डिक्लेरेशन की। रियो डिक्लेरेशन हुई थी 1992 में। इसका जो प्रिंसिपल नंबर 15 है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी इसको रिकॉग्नाइज करता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को। और इंडिया में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल किस आर्टिकल के अंतर्गत वैलिड होता है? आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ के अंदर ये आता है। ठीक है, अब आते हैं लैंडमार्क केसेस पे, जजमेंट्स। सबसे पहला केस जिसमें कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया था वो है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996। ये एक्चुअली तमिलनाडु से रिलेटेड केस है कि जो तमिलनाडु में जो टेनरीज थी ना, वो एक सीरियस वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को एज अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉ बताया। ठीक है, और ये कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इट इज ऑन द पॉल्यूटर नॉट ऑन द विक्टिम। विक्टिम के ऊपर नहीं होता, पॉल्यूटर के ऊपर होता है। एक और चीज यहाँ बोली गई कि इन्वायरमेंटल मेजर्स जो है ना उनको एंटिसिपेट किया जाना चाहिए ताकि हार्म को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट केस इसमें आता है आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू। 1999 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा था
कि अगर सपोज किसी चीज को लेकर के कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, मतलब कि इन्वायरमेंट डैमेज होने के रिगार्डिंग अगर साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो इट डजंट मीन कि इन्वायरमेंट जो है वो डैमेज नहीं होगा, वो हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए प्रिकॉशनरी अप्रोच मस्ट बी टेकन। प्रिकॉशनरी अप्रोच फिर भी की जानी चाहिए, प्रिवेंशन की जानी चाहिए। ठीक है। इस केस में एक और चीज की गई थी कि इसमें कहा गया था कि भाई आप कोई भी अगर प्लांट लगा रहे हो तो एक्सपर्ट व्यू जरूर लिया जाना चाहिए। समझ आ रहा है ना? पहले पढ़ चुके हो आप? जी मैडम। जी, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2000 का ये केस है, जिसमें कि जो सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट था उसको चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने ये कहा इसको क्लियर करते हुए कि इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में ना एक बैलेंस डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी को ये प्रमोट करता है, इसलिए डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। और ये कहा कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वहां अप्लाई होता है जहां पे सीरियस इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो प्रूव हो जाता है। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में ना ये आपका होमवर्क है, आप करोगे। एक केस डिसाइड हुआ है वन शक्ति करके, वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके केस आया अभी 2026 में, उसको आप पढ़ना एक बारी। दोबारा बोलना मैडम केस का नाम। हाँ, मैं प्रॉपर पूरा केस का नाम बताती हूँ, एक सेकंड। वन शक्ति के नाम से है, जस्ट ए मिनट, मैं पूरा केस बताती हूँ, रुको। हम्म, 2026 का ही वो है, वो सब पे फिट बैठेगा। एक तो आपका MK रंजीत सिंह वाला था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट राइट को लेकर के। हाँ, यही है, वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2026 ठीक है मैडम। नहीं, 2025 लिखिए, 26 नहीं, 2025। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। चलो, इसको मैं आपको ना थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें क्या था वन शक्ति वाले केस में। एक्चुअली ना वन शक्ति से पहले जो केस था, इसमें पहले ये कहा गया था कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया जाता है, आप, हाँ, ये जो आपका इम्पोर्टेंट होगा ना, मैंने आपको एक पहले शुरुआत में टॉपिक बताया था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, कि भाई जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें ये एक सर्टिफिकेट इशू करती है अथॉरिटी की भाई एनवायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा इसका। ठीक है। तो इसमें ये कहा था वन शक्ति वाले केस में कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और बाद में फाइन दे करके वो जो क्लियरेंस है वो ले लेते हैं, तो ये नहीं किया जा सकता। ये शुरुआत में कहा गया था, लेकिन वन शक्ति वाला जो केस था, इसने अर्लियर केस लो को ओवर रूल करते हुए ये कहा 2025 में जो ये वर्डिक्ट आया, इसमें ये कहा गया कि एक्सेप्शनल केसेस में आप जो है अगर प्रोजेक्ट लग गया है तो एक्सेप्शनल केसेस में बाद में आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि जो भी पैसा लगा है प्रोजेक्ट में वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सेप्शनल केसेस में आप रिक्वायरमेंट्स जो है बाद में भी फुलफिल कर सकते हो, अगर आपका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है तो, और आपको टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब। तो इस वाले केस ने ना एक बहस शुरू कर दी
बहस क्या शुरू कर दी है कि वही जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, या एक तरीके से जो हम अभी तक हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है इन्वायरमेंट से भी या लीगल इंटीग्रिटी से भी? तो ये एक तरीके से एक डिबेट का क्वेश्चन बन गया है कि कहीं जजेस ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि इकोनॉमिक चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इन्वायरमेंट को कम दे रहे हैं। ये एक डिबेट शुरू हो गई है, इसीलिए इसको पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। मैडम ये वाला जो डिसीजन आया था वो तो उसके ऊपर ही आया था जो पहले से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपना एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो अभी लेटेस्ट में तो कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो प्रायोरिटी पे रखा है ना एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट का। नहीं नहीं, ये यही तो मैंने कहा एक्सेप्शनल केसेस में। ठीक है, इस केस में ये कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस कैन बी ग्रांटेड इन एक्सेप्शनल केसेस। पहले जो था, पहले स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि किसी भी केस में बाद में क्लियरेंस आप नहीं लोगे। ठीक है, इनिशियली स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस जो होगा इट इज नॉट अलाउड, उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में इसमें बोला गया 2:1 को का वर्डिक्ट इसमें आया, जिसमें ये कहा गया कि एक्सेप्शनल केसेस में अगर जो आपका प्लांट है वो रेडी हो चुका है, तो एक्सेप्शनल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंसेस कैन बी ग्रांटेड। ठीक है, हाँ मतलब यही है कि अगर इन्वेस्टमेंट बड़ा हो चुका है इसके अंदर और अब हाँ पहले जी, नहीं कोई भी रीजन रहा उसके अंदर वहाँ पे क्लियरेंस हाँ नहीं हाँ ली, तो हाँ, अभी तो फाइनली इन्वेस्टमेंट को देखते हुए अभी अप्रूवल मिल रही है कि ठीक है ये सर्टिफिकेट लो और आपका कुछ इसमें जो भी पेनल्टी है वो पे करके आगे इसको हाँ बढ़ाओ हाँ, वो प्रोजेक्ट आप को। ले सकते हो। हाँ, तो अब इसी को लेकर के तो ये चीज आ रही है ना कि आपने कहा एक्सेप्शनल केसेस में, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो 1000 of crores का प्रोजेक्ट लगा रहा है, क्या वो एक्सेप्शनल केस की जो भी कंडीशंस हैं उनको शो नहीं कर सकता है? मैडम लो तो जो पूंजीपति है उनके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है, तो इसमें चेंज क्या होता कर है? सकता है रहता है ना, मैडम, है ना, बिल्कुल कर कर सकता है ना। तो यही तो एक अब मतलब वो आया है ना सामने। अभी ये लोग जो हैं, डिबेट जो है इसी चीज पे तो हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्शनल केसेस में भी क्यों अलाउड किया है, क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, बाद में ये एक तरीके से जनरल हो जाते हैं, जनरल वे में इसको मिसयूज किया जाने लगता है, तो इसलिए ये हो रहा है। बाकी चलिए, आपके पर्सपेक्टिव में ये वाला केस जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है मैडम, ठीक है। इसको आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में डाल सकते हो, रिसेंट केस लॉ की कैटेगरी में। और हाँ, फिर अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, टास ट्रेपजियम केस 1997 का, जिनमें इंडस्ट्रीज को रीलोकेट किया गया और ये कहा गया कि आप जो है ना क्लीनर फ्यूल्स को यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी को यूज करिए ताकि इरिवर्सिबल डैमेज ना हो। इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रिंसिपल की? तो सबसे पहली है दैट इट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट फ्रॉम इरिवर्सिबल डैमेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करता है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसकी एडवांटेज है। अब ये हमारा हो गया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहता है कि जो भी पॉल्यूट करेगा वही पे करेगा, उसी को पे करना होगा जो पोल्यूशन क्रिएट करेगा या पोल्यूशन फैलाएगा। मतलब कि पॉल्यूटर्स मस्ट कंपनसेट या पॉल्यूटर्स मस्ट कंपनसेट विक्टिम। जो भी डैमेज हुआ है, जिसके कारण एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब कोई भी पर्सन हो या इंडस्ट्री हो, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन। ठीक है, एंड ही मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग,
कंट्रोलिंग एंड रेमेडिंग द डैमेज कॉज टू द एनवायरमेंट। देखो, जो भी इंडस्ट्री है जिसने पोल्यूशन क्रिएट किया है, वही इंडस्ट्री या पर्सन जो है कोस्ट बियर करेगी, उसको प्रिवेंट करने का भी, कंट्रोल करने का भी, और डैमेजेस के फॉर्म में रेमेडी प्रोवाइड करने का भी। ये प्रिंसिपल ये कहता है, यानी कि पोल्यूटर मस्ट बियर कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। अब ये आया कहाँ से है? ये वाला भी सेम है, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल नंबर 16, वहां से ये आया है। इसके अलावा जो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, 1972 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को। OECD बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इंडियन लॉ में इसको कहाँ मेंशन किया गया है? अगेन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज में। इसके रिगार्डिंग केस लॉज, पहला केस लॉ है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था? केमिकल इंडस्ट्री थी राजस्थान में, जिसके कारण मिट्टी और पानी जो थे वो पोल्यूट हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्री को डायरेक्ट किया कि आप जो है कंपनसेशन पे करिए, और ये कहा कि पोल्यूटर्स आर एब्सोल्युटली लायबल फॉर हार्म एंड मस्ट पे कॉस्ट ऑफ रेमेडिएशन एंड रेस्टोरेशन। ये इसके अंदर कहा गया, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड केस आता है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो अभी पहले था ना। अच्छा देखो, ये वेल्लोर सिटीजन वाला जो केस है ना, ये दोनों में कॉमन है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में भी और यहाँ पे भी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल में भी। तमिलनाडु में पानी पोल्यूट हो रहा था, तो कोर्ट ने इसमें कहा कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आर द पार्ट ऑफ इंडियन लॉ and polluting industries must compensate affected persons and also pay for ecological restoration। ठीक है। नेक्स्ट आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाला ये केस है कि वहां से गैस लीक हुई थी। इसमें कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और कहा गया कि इंडस्ट्रीज जो कि हजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, दे मस्ट पे कॉम्पनसेशन टू स्ट्रेंथन द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। समझ आ रहा है ना? कोई ज्यादा टेक्निकल तो है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। मोटेल केस के नाम से ये फेमस है, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। अब इन्होंने क्या किया था कि जो ब्यास नदी है उसको डाइवर्ट कर दिया था एक प्राइवेट मोटेल बनाने के लिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप जो है कंपनसेशन पे करिए, साथ ही साथ जो आपने डैमेजेस करे हैं एनवायरमेंट को, नदी का बहाव मोड़ करके उसको रेस्टोर करिए, ये मैंडेटरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस आता है इसमें स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया कि कॉम्पनसेशन इंक्लूड्स पेनल्टी फॉर एनवायरमेंटल हार्म। कॉम्पनसेशन में पेनल्टी भी इन्वॉल्व होगी जो आपने एनवायरमेंटल हार्म पहुंचाया है उसके लिए। नेक्स्ट आता है रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2005 का केस है ये। रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हैजार्डस वेस्ट है उसको बहुत ही सेफली हैंडल किया जाना चाहिए, ठीक है, और जो
अदर कंट्रीज हैं वो इंडिया को एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि आप जो हैजार्डस वेस्ट को इंपोर्ट करते हो या जनरेट करते हो, है ना, और यहाँ पे जो इसको डिस्पोज ऑफ करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ जाती। तो अगर कोई भी ऐसा करेगा तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल, आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, ये इस केस में कहा गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है ये किस किस के साथ लिंक करता है? एक तो ये नो फॉल्ट लायबिलिटी पे बेस्ड होता है, दूसरा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के साथ ये वर्क करता है, और ये लिंक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के साथ, तीनों के साथ। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को डिस्करेज करता है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, इन्वायरमेंटल जस्टिस को इंश्योर करता है, और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन को रिड्यूस करता है। हालांकि इसको असेस करना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, क्लियर? मैडम ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। मैडम जो आप जी। नोट्स देंगे उसमें सारे केस इंक्लूडेड हाँ, है ना? सारे केस इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है। ठीक है जी। मैडम इसमें के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जी यशवी जी, दोबारा बोलिए। मैं ये टॉपिक हम आज आपने कवर किया है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में? देखो, इस पे ना 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, बिल्कुल सीधे सीधे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ द रेलेवेंट केस लॉज। तो अगर 10 मार्क्स में आ गया तो कम से कम 5-6 केसेस तो आप मेंशन करोगे ही। ठीक है, 20 मार्क्स में कभी भी एक प्रिंसिपल नहीं पूछा जाएगा। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज, ऐसे करके आएगा। वो फिर 20 मार्क्स में आएगा, उसमें आपको पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखना होगा, उसके प्रिंसिपल्स मेंशन करने होंगे, उसमें आपको सब कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इसमें देखें तो सीधा से यही है कि आपको अगर कोई भी मतलब इंडस्ट्री डेवलप करनी है या कुछ भी कोई ऐसी एक्टिविटी हाँ करनी है जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, तो उसको हाँ पहले से असेस करना है और प्रिवेंट करना है कि अगर कुछ भी आप उस एक्ट से आपका जो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है उसको जितना कोशिश हो सके उतना ठीक करें और प्रॉपरली हाँ उसका सर्टिफिकेट लेना है। एक एक्सेप्शनल केस में ही, एक दो केस जो आपने बताया वहाँ पे अलाउड है, अदरवाइज सभी केस में सर्टिफिकेट लेना है उसका हाँ पॉल्यूशन का, जी, और अगर ऐसा हाँ, करते हैं तो एनवायरमेंट पेनल्टी इम्पैक्ट प्लस असेसमेंट। कंपनसेशन दोनों करना है। जी जी, टोटल और यही है जो ना इसका? जी जी यही है, और जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट का नाम है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये याद रखना है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सर्टिफिकेट ये अथॉरिटी से लेना होता है और आता किसके अंडर है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये आता है। ठीक है ओके मैडम, थैंक यू। जी, चलिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, इसीलिए मैं ना हर एक प्रिंसिपल में आपको केस लॉ बता रही हूँ, नहीं तो ये तो पिछली बार ही कंप्लीट हो गया था लास्ट वाली क्लास में। नेक्स्ट आता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये क्या कहता है? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये कहता है कि देखो, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये सबके सब स्टेट के अंतर्गत आते हैं, और स्टेट जो है एक तरीके से ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, और स्टेट कभी भी इनको प्राइवेटाइज्ड या मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि
वो एक तरीके से ट्रस्टी होता है और स्टेट का ये काम होता है कि वो इनको प्रिजर्व करके रखे फॉर पब्लिक यूज एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसीलिए इसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट माना गया है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो देखो, ये रोमन लॉ से अराइज हुआ है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। रोमन लॉ में एक कॉन्सेप्ट था रेस कम्युनिस, जिसका मतलब होता है रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड सी बिलोंग टू एवरीवन। ठीक है। और मॉडर्न डेवलपमेंट में ये कैसे आया? इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है, जहाँ पे स्टेट एक्ट्स एज अ ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ट्रस्टी की तरह काम करता है जहाँ पे स्टेट। इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है, अभी जो मॉडर्न डेवलपमेंट में ये आया है। ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और इंडियन लॉ में इसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू इंक्लूड किया गया है। इसमें मेन चीज यही है कि जो स्टेट है ना, इट विल एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड नॉट एज एन ऑनर। ऑनर की तरह एक्ट नहीं करेगा स्टेट मतलब राज्य। वो एक ट्रस्टी की तरह काम करेगा, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, दे आर मेंट फॉर पब्लिक यूज के लिए होते हैं। और गवर्नमेंट कभी भी इन रिसोर्सेज को ना प्राइवेट ऑनरशिप में ट्रांसफर नहीं कर सकती, ना ही कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इनको ट्रांसफर कर सकती है, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इम्पोजेस अ लीगल ड्यूटी ऑन द स्टेट के ऊपर एक लीगल ड्यूटी इम्पोज करता है टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एंश्योर सस्टेनेबल यूज। अभी आपने एक केस सुना होगा रिसेंटली, बहुत न्यूज में था, अरावली हिल्स को लेकर के। यस मैडम, वहाँ का पानी के रिसोर्सेज के लिए बोला था कि पानी का रिसोर्स खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पे डेवलपमेंट किया था। हाँ, डेवलपमेंट किया, लेकिन जो मतलब मेन इस पे वो था, कंट्रोवर्सी थी, वो अरावली हिल्स की डेफिनेशन को लेकर के थी। डेफिनेशन, यस मैडम, वो बेस से और ऊपर टॉप से कुछ हाँ, इशू कि था इसमें। 100 मीटर का था। ठीक है, कि भाई जो 100 मीटर से ऊपर तक रहेगा ना, वो तो अरावली की कैटेगरी में आएगा, बाकी के जो है उनको अरावली की कैटेगरी में नहीं लेकर के आएंगे। इससे ये मैं आपको पूरा केस बताती हूँ, उसका क्या नाम था। लेकिन कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि इसको आप ऐसे मीटर्स में नहीं नाप सकते हो। ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, या एनवायरमेंट को इस तरीके से डैमेज नहीं किया जा सकता है। ये अरावली हिल्स डेफिनेशन क्राइसिस करके था, 2025 से लेकर के 2026 तक ये रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने ना अरावली हिल्स को डिफाइन किया कि भाई जो 100 मीटर के एलिवेशन का क्राइटेरिया रखा कि 100 मीटर तक रहेगा, इसके नीचे का जो है वो नहीं माना जाएगा। अगर 100 मीटर से नीचे है हिल तो उसको अरावली की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो है ना, ये लैंडस्केप जो है ये इकोलॉजिकल है, और आप इनको मैप में दिखाने के लिए केवल मीटर्स में नहीं कर सकते कि 100 मीटर तक अरावली रहेगी, उसके नीचे नहीं मानी जाएगी। ऐसा आप नहीं कर सकते, ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये कहा गया था इस केस के अंदर। नहीं ठीक है। मैडम, पहले तो कोर्ट ने जो है ना सरकार की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली थी इसमें। वो हाँ, तो लेकिन लोगों ने बाद जब में इसको बदल। हाँ, हाँ, बाद में इस हाँ, किया, वो कह रहे थे कि पैरेलल कमेटी बनी हुई थी, जो हाँ, सरकार हाँ, की भी कमेटी थी और स्टेट की भी कमेटी ना, कोर्ट की भी थी। उन्होंने कोर्ट हम्म, की कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं मानी, स्टेट की मान ली थी, फिर गवर्नमेंट की। हाँ, तो फिर बाद में इसको अपने उस पे रहा ना, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना कि आप इसको केवल मैप के हाँ, लिए यूज नहीं कर सकते। बाद में जब प्रेशर पड़ा तब उसने चेंज किया इसको। हम्म। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, इसके अंदर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन में कर सकते हो। ठीक है, कि स्टेट जो है वो इस तरीके से यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट एक तरीके से ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और अच्छा ही है, नहीं तो फिर अगर ऐसे होता कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता तो कर सकती थी गवर्नमेंट। इसमें फिर अगेन वही वाला केस आता है, एक एनसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, जहां पे कि
ब्यास रिवर को डाइवर्ट कर दिया गया था कमर्शियल बेनिफिट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल दोनों को एप्लीकेबल किया था, और यही कहा था कि स्टेट जो है, स्टेट विल एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैन नॉट अलाउ देयर यूज ऑफ प्राइवेट और कमर्शियल गेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन पे। दूसरा केस यहाँ आता है MI बिल्डर्स वर्सेस राधेश्याम साहू, जिसमें ना इस केस के अंदर एक्चुअली एक पब्लिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे एक पब्लिक पार्क के अंदर, तो कोर्ट ने उसको डिमोलिश करने के आदेश दे दिए कि आप इसको डिमोलिश करिए, क्योंकि जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं जैसे पार्क्स हो गए, दे कैन नॉट बी डाइवर्टेड फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज को में डाइवर्ट उनको नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेट जो होता है वो ट्रस्टी की ड्यूटी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट केस था फोमेंटो रिजॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड वर्सेस मिंगुएल मार्टिन्स। इस केस में ये केस जो था ये एक्चुअली बीचेस से रिलेटेड था। तो कोर्ट ने कहा कि जो बीचेस होते हैं, समुद्र तट जो होते हैं, दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड दे कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। उसके बाद नेक्स्ट केस है इंटेलेक्चुअल्स फोरम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस रिलेटेड था कन्वर्जन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू रेजिडेंशियल लैंड। इसमें ये कहा गया कि जो वाटर बॉडीज होते हैं दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और अगेन स्टेट ट्रस्टी की भूमिका में रहता है। ठीक है, तो ये सारे केस लॉ रिलेटेड थे हमारे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन से। कहाँ कहाँ ये हाँ, एक और चीज है कि एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। जो जितने भी रिसोर्सेज पब्लिक यूज के हैं वहां पे एप्लीकेबल होगा, जैसे आपका रिवर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, एयर हो गया, सी शोर्स हो गए, लेक्स हो गए, या अदर थिंग्स। ठीक है, और इंटरकनेक्ट किससे करता है ये आपका, ये सपोर्ट करता है इंटरजेनरेशनल इक्विटी को, इंटरजेनरेशनल इक्विटी को ये सपोर्ट करता है। और बाकी एनवायरमेंटल जस्टिस और जो अदर इसमें आते हैं ना, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल हो गया, उन सबको ये प्रोटेक्ट सपोर्ट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये प्राइवेटाइजेशन को रोकता है, रिसोर्सेज के प्राइवेटाइजेशन को ये रोकता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इसीलिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है एनवायरमेंटल लॉ का। क्यों है? क्योंकि स्टेट को गार्जियन की तरह माना गया है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज के गार्जियन होते हैं। स्टेट की ड्यूटी बनती है उनको प्रोटेक्ट करना। क्लियर? हेलो? यस मैडम, यस मैडम। चले, अब आज जो है आपके तीनों डॉक्ट्रिन कंप्लीट हो गए, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, पॉल्यूटर पेज डॉक्ट्रिन और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तीनों में से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तीनों प्रिंसिपल समझ में आ गए ना? अरे बोलो भाई। मैडम नोट्स मिलेंगे तो आ ही गए बस। अच्छा, नोट्स तो मैं आपको दे दूंगी, कोई नहीं, नोट्स की टेंशन मत लो आप। ठीक है, चलो मैं ऐसा है इन तीनों प्रिंसिपल्स के, हाँ इन तीनों प्रिंसिपल्स के नोट्स मैं कल डाल दूंगी। ठीक है मैडम, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट वाला टॉपिक शुरू कर लें। हाँ मैडम, अभी तो है टाइम 20 मिनट। हाँ हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसी टॉपिक से है हमारा, वो है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये हमारा आया था 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट था, उसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया था, मेनली एनवायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। क्यों एक अलग से ये ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया था? क्योंकि जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, रेगुलर कोर्ट्स हैं,
दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन, उनके पास पहले से ही बहुत सारा काम है, ऊपर से अगर इन्वायरमेंटल लॉ के भी केसेस उनको देखने पड़ते थे तो पेंडेंसी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने एक अलग से एक्ट बनाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट करके, और 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया। अब इसको हेड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका किस तरीके से है, तो टॉप पे होता है चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन कौन होंगे, चेयरपर्सन होंगे या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं एनजीटी के। इसके अलावा हाँ, मेंबर्स कौन होते हैं, देखो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, दो तरीके के मेंबर्स इसमें होते हैं अदर देन द चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। जुडिशियल मेंबर्स जो होते हैं दे मस्ट बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस वो होते हैं। मिनिमम 10 होते हैं और मैक्सिमम 20, यानी 10 to 20 के बीच का रेशियो इनका होता है जुडिशियल मेंबर्स का। एक्सपर्ट मेंबर्स जो होते हैं दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, जैसे कि साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गई। ये वो लोग होते हैं जिनको 15 ईयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है एनवायरमेंटल मैटर्स में और जो भी रेलेवेंट फील्ड है उसमें, मतलब एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि एक एक्सपर्टीज इनकी नॉलेज होती है इस फील्ड में। एक्सपर्ट मेंबर्स जो होते हैं इनकी भी संख्या सेम वैसे ही होती है, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20, 10 से और 20 के बीच में एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। बेंच इसकी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली के अलावा 4 और रीजनल बेंचेस होते हैं एनजीटी की, जो कि है भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। टर्म लिमिट क्या होती है, मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो 5 साल के लिए किए जाते हैं, और हाँ, कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ताकि बायसनेस को प्रिवेंट किया जा सके। ना तो जो चेयरपर्सन होते हैं मतलब जितने भी मेंबर्स जो होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, सेम पोजीशन पे रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं हो सकता है। एनजीटी जो है, जुरिस्डिक्शन की अगर हम इसकी बात करें, देखो एपिलेट अथॉरिटी होती है एनजीटी, यानी कि जो स्टेट बोर्ड के जो भी मैटर्स होते हैं अपील में जाते हैं एनजीटी के पास में। जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो जुरिस्डिक्शन में टोटल 7 स्पेसिफिक एनवायरमेंटल लॉज जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो वाटर एक्ट आता है 1974, अगर वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है देन इट विल कम्स अंडर दिस एक्ट। वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981 एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, फिर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये इसके अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या नहीं आता है, तो देखो एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंदर नहीं आता है, और दूसरा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वे इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है, बाकी टोटल 7 जो एक्ट हैं वो एनजीटी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। फिर आते हैं पावर्स। पावर्स क्या होती है एनजीटी की, तो देखो सिविल कोर्ट की पावर होती है। एज क्या होती है मैडम, 65 ईयर्स से ज्यादा? हाँ, 65 ईयर्स से ज्यादा। 5 साल का टेन्यूर होता है, जो भी पहले हो जाए उस पे वो रिटायर हो जाएंगे। 70 ईयर्स तक एज होगी, 70 ईयर्स, और जो 5 ईयर्स का टेन्यूर है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, हाँ जी। फिर आता है एनजीटी की पावर्स क्या होंगी, तो सिविल कोर्ट की पावर होती है एनजीटी के पास। सिविल कोर्ट के पास क्या पावर्स होती है, समनिंग कर सकता है सिविल कोर्ट, ठीक है, और अटेंडेंस विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, ऑर्डर एनफोर्स करवा सकता है, ये सारी सिविल कोर्ट की पावर होती है, सेम एनजीटी के पास होती है। अदर देन दिस एनजीटी कैन टेक सुमोटो कॉग्निजेंस, सुमोटो पावर होती है, मतलब अपने खुद इनिशिएटिव ले सकता है किसी भी न्यूज पे,
या पब्लिक इंफॉर्मेशन पे बिना किसी फॉर्मल पिटीशन के। फिर प्रोसीजर जो ये फॉलो करता है, ये सिविल प्रोसीजर कोड से बाउंड नहीं होता है क्योंकि ये ट्रिब्यूनल है। तो ट्रिब्यूनल किसके थ्रू चलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड होते हैं क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और फास्टर होते हैं। इसके जो डिसीजंस होते हैं दे आर लीगली बाइंडिंग, ठीक है। और अगर एनजीटी का ऑर्डर आप नहीं मानोगे तो इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 साल तक की, फाइन इम्पोज हो सकता है 10 करोड़ तक का, और इंडिविजुअल के लिए 10 करोड़ तक का हो सकता है और कंपनीज के लिए 25 करोड़ तक का हो सकता है। अब एनजीटी जो है इसमें तीनों प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि एनजीटी तीनों प्रिंसिपल अप्लाई करता है जब भी कोई डिसीजन या अवार्ड ग्रांट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, तीनों प्रिंसिपल एप्लीकेबल करता है एनजीटी। फिर आती है एनजीटी की अपील कहाँ हो सकती है? तो एनजीटी की जो अपील है वो जाएगी आपकी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। इतना समझ आया? ठीक है मैडम। ठीक है। अब आते हैं इसके लैंडमार्क जजमेंट्स। तो पहला केस है 2016 का द आर्ट ऑफ लिविंग यमुना केस। आर्ट ऑफ लिविंग यमुना केस 2016 में यमुना के किनारे एक फेस्टिवल हुआ था, शायद श्री श्री रविशंकर का था, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के नाम से, ठीक है, जिसमें उनपे 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया था इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पे। इशू क्या था कि जो इकोसिस्टम था उसको ये डैमेज कर रहा था, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। दूसरा केस आता है बैन ऑन ओल्ड डीजल व्हीकल्स इन दिल्ली, 2015 का केस है। दिल्ली एनसीआर में जो पेट्रोल के जो व्हीकल्स थे वो 15 साल से पुराने बंद कर दिए गए थे और डीजल के 10 इयर्स से ज्यादा, ठीक है, BS6 पे शिफ्ट करने के लिए। दूसरा नेक्स्ट आता है द स्टरलाइट कॉपर प्लांट केस, द स्टरलाइट कॉपर प्लांट केस, ठीक है, तमिलनाडु में था। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि सीवियर वाटर और एयर पॉल्यूशन कोज हो रहा था जो भी वहां के लोकल रेजिडेंट्स थे उनके लिए। तो एनजीटी ने यहाँ पे पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रख करके इसको बंद करवा दिया था, शट डाउन करा दिया था। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ सेव द टाइगर। एक अभियान चला था ना काजीरंगा नेशनल पार्क में, सेव द टाइगर 2017 में। यहाँ एनजीटी ने ये कहा था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल एक्टिविटी नो डेवलपमेंट जोन में नहीं होगी अराउंड द काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो एनिमल कॉरिडोर्स थे उसमें इंक्रोचमेंट किया जा रहा था, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो भी खत्म हो जाता है। हमने पढ़ लिया पावर एंड फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। लास्ट वाला जो हमारी यूनिट है ना वो हमने पूरी पढ़ ली है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैम जो आपने बताया एनजीटी सारे केस हैंडल करेगा ना रिलेटेड टू द पोल्यूशन। हाँ, लेकिन इसमें वो नहीं आएगा, एक तो वाइल्ड लाइफ नहीं आएगा, ठीक है, और जो फॉरेस्ट एक्ट होता है ना 2006 के जो फॉरेस्ट राइट्स होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, बाकी सब हैंडल करेगा ये। तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट वाले इसको छोड़ करके बाकी सब इसके अंतर्गत आएगा। वो वाले किसके अंदर जाते हैं मैम दोनों? साथ आएंगे, दो नहीं आएंगे उसी वो टाइम। नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में। हाँ जी, आपने क्लियर किया था साथ आएंगे, ये दो नहीं आएंगे। हाँ जी, ये दो नहीं आएंगे, बाकी के साथ आएंगे। वो जो ये दो है ना ये सिविल कोर्ट में जाएंगे, रेगुलर जो कोर्ट मैडम में। ये जो है कोई कमेटी अपॉइंट करती है या गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चेयरमैन और मेंबर को?
सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक ठीक है जी। अब देखो सिलेबस में आपका पॉल्यूटर जो 4th वाला पॉइंट है ना, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मैंने करवा दिया, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनजीटी, ये वाली तो हमारी कंप्लीट हो गई ना। इसमें तो कुछ नहीं बचा ना। हेलो, यस मैडम, यस मैडम। ठीक है। अब देखो हमने पढ़ क्या क्या लिया। देखो फर्स्ट वाला जो मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, सोर्सेज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोल्यूशन, एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ लिए, सीआरपीसी के प्रोविजन पढ़ लिए, आईपीसी के प्रोविजन पढ़ लिए, करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पढ़ ली। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहता है, ये 10 मिनट का है, क्योंकि जितने केसेस आप इनमें पढ़ रहे हो वो सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही है। ठीक है। इसके अलावा अब आपका आता है, हाँ 4th वाली यूनिट मैंने आपको पहले करवाई है, जिसमें पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनजीटी, ये हो गया। अब बचता क्या है हमारा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये हमारा केवल बचता है। ठीक है, इसे भी हम कर लेंगे, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि सारा पूरा जितने भी एक्ट है ना, पूरे पूरे एक्ट हमें नहीं पढ़ने हैं, इसके जो मेन प्रोविजंस हैं केवल वही पढ़ने हैं। ठीक है, इसको करेंगे अब नेक्स्ट वाली क्लास से शुरू करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। हेलो, नहीं मैडम, क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर आज क्लास में यही एंड करती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।